नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जो मिथक और हकीकत के बीच कहीं तैरती है। श्री कृष्ण की वो प्रसिद्ध नगरी द्वारका, जिसके बारे में कहते हैं कि वो समंदर में समा गई। नमस्कार। हाँ, ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं इस पर बात करने के लिए। पौराणिक कथाएं तो हैं ही, वो तो हम सब ने सुनी है। साथ में YouTube चैनल्स जैसे TRS क्लिप्स और स्टडी IQ IAS के ट्रांसक्रिप्ट से मिली जो पुरातात्विक खोजें हुई हैं, जो वैज्ञानिक विश्लेषण हुए हैं, उनकी जानकारी भी है। जी। तो हमारा इरादा है कि इन अलग-अलग धागों को एक साथ बुनकर देखें, कथाओं और जो सबूत मिले हैं उनको समझें और ये जानने की कोशिश करें कि कृष्ण की उस खोई हुई नगरी के बारे में आज हम असल में क्या जानते हैं और क्या सिर्फ कहानियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। बिल्कुल, शुरुआत पौराणिक कथाओं से ही करते हैं, क्योंकि वही आधार हैं। स्टडी IQ के स्रोत बताते हैं, और ये काफी प्रचलित भी है, कि द्वारका की नींव खुद भगवान कृष्ण ने रखी थी। हाँ, मथुरा छोड़ने के बाद, है ना? जी। मथुरा में कंस का वध करने के बाद उसके ससुर जरासंध के लगातार हमलों से बचने के लिए, अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए वो उन्हें पश्चिम तट पर ले आए। वहाँ, जैसा कथाओं में आता है, उन्होंने समुद्र देव से भूमि मांगी। समुद्र से जमीन। हाँ, और समुद्र देव ने उन्हें जमीन दी। फिर देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा, उन्होंने एक भव्य नगर बनाया, द्वारका। और वो कोई ऐसा वैसा नगर नहीं था। स्टडी IQ के स्रोत बताते हैं कि सोने के दरवाजे थे, ऊंची दीवारें, किलेबंदी, कहते हैं करीब 9 लाख महल थे। बिल्कुल, एक बहुत ही समृद्ध और सुरक्षित नगरी, जहाँ सिर्फ नावों या जहाजों से ही पहुंचा जा सकता था। कल्पना करने में भी अद्भुत लगता है। सही कहा। लेकिन देखिए, जितनी शानदार ये नगरी थी, उसका अंत उतना ही त्रासद बताया जाता है। हाँ, अंत कैसे हुआ, इस पर भी कई कहानियां हैं, है ना? जी, कई हैं, महाभारत और पुराणों में मिलती हैं। एक तो सबसे प्रसिद्ध है गांधारी के श्राप वाली कहानी। अच्छा, महाभारत युद्ध के बाद? हाँ, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरव वंश का नाश हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी आपस में लड़कर विनाश हो जाएगा। उफ। और एक और कहानी भी है जो कृष्ण के बेटे सांब, उनसे जुड़ी हुई है। हाँ, उसका जिक्र भी स्टडी IQ के स्रोत में है। कुछ यादव युवकों ने मजाक में सांब को स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले जाकर पूछा कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। और ऋषि नाराज हो गए होंगे। बिल्कुल, वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे पूरे यदुवंश का नाश होगा। और ये श्राप सच साबित हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार हाँ। वो मूसल पैदा हुआ, उसे पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया गया, लेकिन उसके कणों से एक खास तरह की घास उगी जो बहुत नुकीली थी। अच्छा। फिर प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान, कहते हैं नशे में, यदुवंशियों ने उसी घास से एक दूसरे पर हमला कर दिया और सब आपस में लड़कर मारे गए। पूरी की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई लगभग, हाँ। इसके बाद बलराम ने देह त्याग दी। फिर कृष्ण भी एक शिकारी के तीर से घायल होकर पृथ्वीलोक से चले गए। और जैसे ही कृष्ण गए, द्वारका का क्या हुआ? वो कैसे डूबी? कहा जाता है कि कृष्ण के देह त्यागने के ठीक बाद जब अर्जुन बचे हुए लोगों को लेकर हस्तिनापुर के लिए निकले, तभी समुद्र ने द्वारका को अपनी लहरों में समेट लिया। अचानक से? हाँ, महाभारत के मौसल पर्व में वर्णन है कि समुद्र का पानी शहर में घुस आया और देखते ही देखते पूरी नगरी जलमग्न हो गई, जैसे समुद्र देव ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली हो। और इसी ही कलयुग की शुरुआत भी मानते हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है। स्टडी IQ स्रोत में एक और बात का जिक्र है जो थोड़े अलग है। उड़ने वाली मशीनें, विमान, उनके हमले से शहर खंडहर हुआ। ये कहाँ से आया? हाँ, ये कुछ वैकल्पिक व्याख्याएं हैं। ये मुख्य धारा की कथाओं से थोड़ी अलग है, लेकिन आजकल कुछ लोग, खासकर जो प्राचीन एलियन थ्योरी वगैरह में रुचि रखते हैं, वो इसका जिक्र करते हैं। पर ये पौराणिक विवरण से ज्यादा आधुनिक अनुमान है। समझ गई। तो ये तो हुई पौराणिक बातें, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या समुंदर के नीचे वाकई कुछ है? यहीं से कहानी असल में रोमांचक होती है। स्टडी IQ बताता है कि इसकी खोज की एक चिंगारी शायद तब जली जब इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने समुद्र के ऊपर उड़ते हुए कुछ अजीब सी संरचनाएं देखी पानी के नीचे। अच्छा, पायलट्स ने? हाँ, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन अगर हम ठोस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें तो 6ठी शताब्दी की पलिताना कॉपर प्लेट्स है। कॉपर प्लेट्स? उनमें क्या लिखा है? ये गुजरात के भावनगर इलाके से मिले हैं। इनमें द्वारका का उल्लेख सौराष्ट्र की राजधानी के रूप में किया गया है और ये भी लिखा है कि श्री कृष्ण यहाँ रहते थे। तो ये एक ऐतिहासिक सबूत है जो द्वारका को सिर्फ मिथक नहीं रहने देता। ये तो महत्वपूर्ण है। तो फिर असली पुरातात्विक खोज, मतलब पानी के नीचे खुदाई,
वो कब शुरू हुई? इसका श्रेय जाता है डॉक्टर SR राव को। वो भारत के बहुत माने हुए पुरातत्वविद थे। 1979 में उनकी टीम ने ASI के तहत समुद्र के नीचे खुदाई शुरू की, उस जगह पर जिसे प्राचीन द्वारका माना जाता है। पानी के नीचे खुदाई, ये तो बहुत मुश्किल काम रहा होगा। बेहद मुश्किल, पर उन्हें मिला क्या? क्या कुछ ऐसा जो कहानियों से मेल खाता हो? हाँ, क्या मिला उन्हें? उन्हें काफी महत्वपूर्ण चीजें मिलीं। स्टडी IQ के अनुसार एक तो करीब 560 मीटर लंबी एक बड़ी दीवार के अवशेष मिले। 560 मीटर पानी के नीचे? जी हाँ, और साथ में बड़े-बड़े पत्थर के ब्लॉक, खंभों के हिस्से, कुछ सिंचाई या पानी की निकासी जैसी व्यवस्थाओं के सबूत, मिट्टी के बर्तन, ये सब मिला। और राव साहब का क्या मानना था? डॉक्टर राव का मानना था कि इन संरचनाओं की बनावट महाभारत में जिस तरह द्वारका का वर्णन है उससे काफी मिलती-जुलती है। और शुरुआती डेटिंग जो हुई, कार्बन डेटिंग और थर्मोलुमिनेसेंस, उससे इन्हें लगभग 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच का बताया गया। 3000 ईसा पूर्व, ये भी बहुत पुराना है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय का। हाँ, बिल्कुल। लेकिन खोज यहीं रुकी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2000 के दशक में फिर से बड़े अभियान हुए। इस बार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT ने ASI और भारतीय नौसेना के साथ मिलकर काम किया। अच्छा, नेवी भी शामिल थी? हाँ, क्योंकि गहरे पानी में गोताखोरी और सर्वे के लिए उनकी विशेषज्ञता जरूरी थी। इस बार कच्छ की खाड़ी के पास कैम्बे की खाड़ी में बहुत बड़े इलाके में सर्वे किया गया, लगभग 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में। 40,000 वर्ग मीटर, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। जी, उन्होंने साइड स्कैन सोनार जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और समुद्र तल पर बहुत सारी ज्यामितीय संरचनाएं पाईं। सोनार से मतलब आवाज की तरंगों से? हाँ, और फिर नौसेना के गोताखोर नीचे गए और उन्होंने चूना पत्थर के बड़े-बड़े खंडों के नमूने इकट्ठे किए। स्टडी IQ बताता है कि ये देखकर ऐसा लगता था जैसे ये किसी बहुत बड़े सुनियोजित शहर या शायद किसी मंदिर परिसर के हिस्से हों। TRS क्लिप्स के स्रोत में एक प्रत्यक्षदर्शी का अनुभव भी है। एक पूर्व मार्कोस कमांडो ने बताया था कि वो द्वारका साइट पर गोता लगा चुके हैं। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो जो पत्थर की संरचनाएं हैं पानी के नीचे, वो अब बहुत नाजुक हो गई हैं, जैसे रेत की तरह भुरभुरी, छूने पर ही बिखर सकती हैं। अच्छा। और उनके अंदर या बीच में तैरना भी खतरनाक है, क्योंकि रेत कभी भी धंस सकती है और आप फंस सकते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि वहां काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, पानी के नीचे काम करना हमेशा से ही मुश्किल रहा है, पर इन नए अभियानों से जो नमूने मिले, उनकी डेटिंग ने तो सबको हैरान कर दिया। क्यों? क्या निकला डेटिंग में? स्टडी IQ के अनुसार इन नमूनों को, खासकर लकड़ी के टुकड़ों को, भारत और विदेश की कई जानी-मानी लैब्स में भेजा गया कार्बन डेटिंग के लिए, ताकि नतीजे पक्के हों। हाँ, ताकि कोई शक न रहे। और जब नतीजे आए तो पता चला कि ये लकड़ी के नमूने लगभग 9000 से 9500 साल पुराने थे। 9500 साल? जी हाँ, मतलब लगभग 7500 ईसा पूर्व। बिल्कुल। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। ये खोज तो फिर भारतीय सभ्यता को सिंधु घाटी से भी हजारों साल पीछे ले जाती है। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी खोज थी। इसने पारंपरिक इतिहास की जो समझ थी, उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। और लंगर भी मिले हैं ना, एंकर्स। हाँ, स्टडी IQ ये भी बताता है कि वहाँ बड़ी संख्या में अलग-अलग आकार के पत्थर के लंगर मिले हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि द्वारका एक बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन बंदरगाह था, शायद सदियों तक समुद्री व्यापार का केंद्र रहा हो। नाम में ही द्वार है, द्वारका। सही कहा। और एक और चीज मिली, एक प्राचीन नदी का रास्ता। हाँ, मैंने पढ़ा, समुद्र तल के नीचे। जी, सोनार तकनीक से समुद्र तल के नीचे एक सूखी हुई नदी का तल मिला है, जो करीब 9 किलोमीटर लंबा है। स्टडी IQ में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का जिक्र है। उन्होंने बताया कि इसी नदी के किनारे ये प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कमाल है। तो अब हमारे पास ये सब है, पौराणिक कथाएं, 9500 साल पुराने खंडहर, बंदरगाह के सबूत, नदी का तल। लेकिन वो मूल सवाल, शहर डूबा कैसे? क्या श्राप के अलावा कोई वैज्ञानिक वजह हो सकती है? यहीं पर TRS क्लिप्स का स्रोत एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत सामने लाता है। ये पॉल ब्लैंचन नाम के एक शोधकर्ता के काम पर आधारित है। पॉल ब्लैंचन, उन्होंने क्या कहा? देखिए, ये सिद्धांत जुड़ा है पिछले हिमयुग यानी आइस एज के खत्म होने से। अच्छा, बर्फ पिघलने से? हाँ, हमें पता है कि लगभग 20,000 साल पहले लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम था, जब बहुत सारा पानी बर्फ में जमा था और समुद्र का स्तर काफी नीचे था। हाँ। LGM के बाद से बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है।
लेकिन ये बढ़ोतरी हमेशा एक जैसी धीमी रफ्तार से नहीं होती। मतलब TRS क्लिप्स में बताया गया है कि पॉल ब्लैंचन का कहना है कि कभी-कभी विनाशकारी वृद्धि की घटनाएं होती हैं, कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट्स, CREs। विनाशकारी वृद्धि, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि समुद्र का स्तर बहुत कम समय में अचानक और बहुत तेजी से बढ़ जाता है। मान लीजिए ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका से बर्फ का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर समुद्र में गिर जाए। पानी का स्तर एकदम से उछल जाएगा। अच्छा, जैसे टब में बर्फ डालने से होता है। कुछ वैसा ही, पर बहुत बड़े पैमाने पर। तो क्या ऐसी कोई घटना द्वारका के डूबने के समय हुई थी? पॉल ब्लैंचन के शोध के अनुसार, जिसका जिक्र TRS क्लिप्स में है, हाँ, उनके अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 5500 से 5600 ईसा पूर्व के बीच और खासतौर पे 5525 ईसा पूर्व के आसपास। 5525 ईसा पूर्व। हाँ, उस समय अरब सागर क्षेत्र में समुद्र के स्तर में अचानक लगभग 15 मीटर यानी करीब 50 फीट की जबरदस्त वृद्धि हुई। 15 मीटर, हाँ 50 फीट एक साथ? हाँ ये कैसे हो सकता है? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ। आज के समय में 15 मीटर पानी बढ़ना मतलब तबाही। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी विनाशकारी घटना रही होगी। और यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है? इसका समय। हाँ, TRS क्लिप्स के अनुसार महाभारत युद्ध का समय ज्योतिषीय गणनाओं से करीब 5561 ईसा पूर्व निकाला गया है। ठीक। और महाभारत में क्या कहा गया है कि युद्ध के 36 साल बाद द्वारका डूबी। हाँ। अब 5561 ईसा पूर्व में 36 साल जोड़िए। 5561 जमा 36, ये हुआ 5525 ईसा पूर्व। अरे जी हाँ, ये तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। वैज्ञानिक शोध से निकली तारीख 5525 ईसा पूर्व और महाभारत का वर्णन युद्ध के 36 साल बाद, दोनों एक ही समय बता रहे हैं। ये बाकी एक चौंकाने वाला संयोग है, या शायद संयोग नहीं है। लेकिन क्या ये 15 मीटर की बढ़ोतरी पूरी दुनिया में एक जैसी हुई थी? बहुत अच्छा सवाल। TRS क्लिप्स के अनुसार नहीं, ये हर जगह समान नहीं थी। अच्छा, क्यों? देखिए, समुद्र का स्तर तो वैश्विक रूप से जुड़ा है, पर स्थानीय असर अलग अलग हो सकता है। वहां की जमीन धंस रही है या उठ रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स की क्या स्थिति है, इन सब बातों से फर्क पड़ता है। जैसे TRS क्लिप्स में बारबाडोस का उदाहरण है, कैरेबियन में। वहां भी 5525 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र स्तर बढ़ा, पर सिर्फ 6.5 मीटर, जबकि द्वारका के पास 15 मीटर। समझ रही, स्थानीय कारण भी थे। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस 5525 ईसा पूर्व वाली घटना के भूवैज्ञानिक सबूत दुनिया भर में करीब 30 अलग-अलग जगहों पर मिले हैं। तो ये एक वैश्विक घटना थी, जिसके स्थानीय प्रभाव अलग-अलग थे। तो ये एक ग्लोबल इवेंट्स था। TRS क्लिप्स स्रोत इसे CR3 कहता है, कैटास्ट्रोफिक राइज 3, और इसकी तुलना दो और ऐसी घटनाओं से भी की गई है। हाँ, एक है CR1, लगभग 14,200 साल पहले, करीब 12,200 ईसा पूर्व। कुछ लोग इसे रामायण की लंका के डूबने से जोड़ते हैं। अच्छा। और दूसरी है CR2, लगभग 11,500 साल पहले, करीब 9,500 ईसा पूर्व। इसे प्लेटो के अटलांटिस से जोड़ा जाता है। एटलांटिस? तो क्या इन तीनों घटनाओं के कारण भी अलग-अलग थे? TRS क्लिप्स के अनुसार हाँ, संभव है। CR2 का संबंध शायद उत्तरी अमेरिका की बर्फ पिघलने और किसी उल्कापिंड के टकराने से हो सकता है, जबकि CR1 और CR3 का संबंध उत्तरी गोलार्ध और अंटार्कटिका की बर्फ के पिघलने से हो सकता है। और ग्रैहम हैनकॉक जैसे लेखक जो खोई हुई सभ्यताओं पर लिखते हैं। हाँ, TRS क्लिप्स में उनका भी जिक्र है। हैनकॉक और ग्लेन मिल जैसे शोधकर्ताओं ने भी स्वतंत्र रूप से द्वारका के डूबने का समय लगभग 7,900 से 6,900 साल पहले BP के बीच निकाला है, जो कैलेंडर में बदलने पर मोटे तौर पर 5,525 ईसा पूर्व के आसपास ही आता है। और काला सागर वाली बात, उसका क्या कनेक्शन है इससे? वो एक और बहुत मजबूत सबूत है। TRS क्लिप्स में रायान और पिटमैन के शोध का हवाला है। उन्होंने दिखाया कि आज का जो काला सागर है, वो पहले एक मीठे पानी की झील था। झील था? हाँ, और लगभग 5500-5600 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर का पानी बॉस्पोरस जलडमरू मध्य को तोड़कर बाढ़ के रूप में उस झील में भर गया। वो खारे पानी का समुद्र बन गया। ये घटना भी उसी वैश्विक समुद्री स्तर वृद्धि CRE3 का हिस्सा मानी जाती है। कमाल है। तो अब अगर हम सब कुछ एक साथ देखें, एक तरफ है द्वारका की पौराणिक कथाएं, कृष्ण, श्राप, डूबना। दूसरी तरफ है समुद्र के नीचे असली खंडहर, दीवारें, बंदरगाह, बर्तन, जिनकी कार्बन डेटिंग उन्हें 750 साल पुराना मतलब 7500 ईसा पूर्व का बता रही हैं। और तीसरा वैज्ञानिक प्रमाण, लगभग 5525 ईसा पूर्व में समुद्र के स्तर में एक अचानक विनाशकारी 15 मीटर की वृद्धि,
जो महाभारत के कालक्रम से बिल्कुल मेल खाती है और जिसके वैश्विक सबूत भी हैं, जैसे काला सागर का बनना। लेकिन यहाँ एक चीज है, पुरातात्विक डेटिंग 7500 BCE और ये बाढ़ वाली घटना 5525 BCE में करीब 2000 साल का अंतर है। ये कैसे समझा जाए? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है और इसका कोई सीधा सा जवाब शायद अभी नहीं है। क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है जो लकड़ी 7500 ईसा पूर्व की मिली वो शहर के बहुत पुराने हिस्से या शुरुआती निर्माण की हो और शहर बाद में भी हजारों साल तक आबाद रहा हो, जब तक कि 5525 ईसा पूर्व की बाढ़ ने उसे पूरी तरह डुबो नहीं दिया। अच्छा, ये संभव है। या ये भी हो सकता है कि डेटिंग की तकनीक में कुछ सीमाएं हों या अलग-अलग जगहों से लिए गए नमूनों की उम्र अलग-अलग हो। ये दिखाता है कि अभी शोध की गुंजाइश है। लेकिन इस अंतर के बावजूद एक बात तो साफ लगती है ना? बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे सबूत, चाहे वो पौराणिक हों, पुरातात्विक हों या वैज्ञानिक, सब मिलकर भारत के एक बहुत बहुत प्राचीन और शायद बहुत उन्नत अतीत की ओर इशारा कर रहे हैं। एक ऐसी सभ्यता जो हमारी पारंपरिक सोच से कहीं ज्यादा पुरानी हो सकती है। जी हाँ। ये सोचना भी इतना विस्मयकारी है कि अगर 7000 या 9000 साल पहले इंसान ऐसे शहर बना रहे थे, तो हम अपने इतिहास के बारे में कितना कम जानते हैं। सही कहा। जैसा TRS क्लिप्स स्रोत में भी कहा गया है, अगर कोई पहले से ही मान ले कि 5000 ईसा पूर्व से पहले कुछ खास हुआ ही नहीं होगा, तो वो इन सबूतों को शायद देखेगा ही नहीं या समझेगा ही नहीं। बिल्कुल। शायद हमें अपने इतिहास को देखने का नजरिया थोड़ा और खुला रखना होगा। हाँ। द्वारका की कहानी वाकई मिथक, इतिहास और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। ये हमें याद दिलाती है कि समुद्र की गहराइयों में न जाने भी कितने रहस्य छुपे हैं। और जैसा उस मार्कोस कमांडो ने बताया, पानी के नीचे काम करना बहुत मुश्किल और खतरनाक भी है। फिर भी खोज जारी है। शायद भविष्य में तकनीक हमें और बेहतर जवाब दे पाए। उम्मीद तो यही है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे। इन प्राचीन जलमग्न शहरों की कहानियां, समुद्र स्तर में अचानक वृद्धि की घटनाएं, इन्हें समझना आज के समय में क्या मायने रखता है? जब हम खुद जलवायु परिवर्तन, बढ़ते समुद्र स्तर का सामना कर रहे हैं, क्या द्वारका जैसी कहानियां हमें अतीत से भविष्य के लिए कोई सबक दे सकती हैं? सोचने वाली बात है। जरूर सोचने वाली बात है। इस दिलचस्प और गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।